अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम मोहम्मद हबीब अमीन है। पिछली जो वीडियो थी जिसमें आपको मैंने डेवलपमेंट का टॉपिक स्टार्ट करवाया था, और आज की वीडियो में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डेवलपमेंट ऑफ चिक। यानी हम पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, और जिसमें हम हैन को, चिक को एज आवर रेफरेंस एनिमल कंसिडर करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपको बताया था डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में। यानी मैंने आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बताई थी कि डेवलपमेंट क्या होता है। मैंने बताया था कि भाई होता ये है कि सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होती है अपने रेस्पेक्टिव पेरेंट्स की बॉडी में, यानी फादर की बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है, और मदर में oogenesis होती है जिसमें एग प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन, जिसपे एग सेल और स्पर्म सेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं। होता ये है कि स्पर्म सेल में से न्यूक्लियस निकलता है और एग सेल में चला जाता है और उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके नतीजे में क्या होता है, एक सेल बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, जो कि डिप्लॉइड सेल होता है जिसमें स्पर्म और एग दोनों के न्यूक्लियस शामिल होते हैं। एग में अब ये जाइगोट बन चुका तो यहाँ से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ का स्टार्ट होता है। सही है। फिर जाइगोट में क्या होता है, जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होती है। ये जो जाइगोट में डिवीजन हो रही है हम इसको क्लीवेज कहते हैं, यानी एक सिंगल सेल से मल्टीपल सेल बनना शुरू हो जाते हैं। फिर बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। अब जब बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, तो उसमें से बॉडी के जो सेल्स हैं वो डिफरेंट है, तो उसमें से क्या होगा, उसमें डिफ्रेंसिएशन चाहिए होगी। तो होता ये है कि 3 डिफरेंट लेयर प्रोड्यूस होती है जिसको हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। यानी ये कहलाते हैं, ये 3 जर्मिनल लेयर है, और इन 3 जर्मिनल लेयर की फॉर्मेशन को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। यानी क्लीवेज के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है डायरेक्ट नहीं होता, बहुत सारे बीच में भी प्रोसेस इन्वॉल्व हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। जो दूसरा प्रोसेस है वो गैस्ट्रुलेशन का है, जिसमें 3 जर्मिनल लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद इन 3 जर्मिनल लेयर से डिफरेंट ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। और उसके बाद फाइनली जब ऑर्गन बॉडी कंप्लीट हो जाती है तो उस ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है, और फिर उसके बाद वो जो बॉडी होती है वो अपने मेच्योर फॉर्म में, एडल्ट फॉर्म में जाती है, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस था, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद से लेकर ऑर्गन के बनने तक का जो प्रोसेस था, बर्थ से पहले ये कहलाता है डेवलपमेंट। बर्थ के बाद जो एडल्टहुड तक पहुंचने का प्रोसेस होता है एक न्यूनेट्स का, वो कहलाता है ग्रोथ। तो अब हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो अब हमने डेवलपमेंट ऑफ चिक को पढ़ना है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है। अब आई डोंट नो कैसी बनी है, जस्ट मैं जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ, होपफुली यहाँ पर आपको बात समझ में आ जाए। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया था, पहले डेवलपमेंट से पहले फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेटोजेनेसिस होती है, और वो कॉक की बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, और जो हैन है उसकी बॉडी में एग सेल प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद क्या होता है, लेकिन ये अब होगा क्या, हैन की बॉडी से हम स्टार्ट करते हैं, हैन की बॉडी को पढ़ना शुरू करते हैं। होगा क्या यहाँ पर, हैन की बॉडी, हैन में जो ओवरीज हैं वहाँ से एग सेल प्रोड्यूस होंगे। तो हैन की बॉडी में क्या होता है, जो एग होता है वो सेकेंडरी oocytes की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, हैन की बॉडी ओवरी में से क्या होता है, जो एग होता है वो सेकेंडरी oocytes की फॉर्म में रिलीज होता है। यानी मियोसिस 1 हो चुका होता है, मियोसिस 2 नहीं होता। मियोसिस 2 एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। यानी होगा क्या, ओवरी से एग रिलीज हुआ किस फॉर्म में, सेकेंडरी oocytes की फॉर्म में। मैंने यहाँ पर बना के दिखाया है ओवरी। अच्छा, ओवरी के साथ क्या अटैच होता है, ओविडक्ट अटैच होता है। तो जब ओवरी से एग रिलीज होगा तो वो कहाँ पर आएगा, ओविडक्ट में आएगा, और फिर स्पर्म्स के सेल आएंगे क्लोका से, और वो आकर फर्टिलाइज हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर मियोसिस 2 होगी और वो एग सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या होता है, देखें होगा क्या, ये एग सेल जो है ये कहाँ पे मौजूद है, ये यूटीरस में मौजूद है, ओविडक्ट के साथ मौजूद है। अब क्या होगा, हैन एग ले कौन से ओपनिंग से करेगी, क्लोकल ओपनिंग से। क्लोकल के बारे में आपको थोड़ा सा समझा दूं मैं, क्लोकल ओपनिंग है क्या। अगर हम अपनी बात करें, सही है, अगर हम अपनी बात करें तो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट अलग है और रेक्टल ट्रैक्ट अलग है। सही है, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो अलग ट्रैक्ट से बाहर निकलता है, और जो यूरिन है वो अलग ट्रैक्ट से बाहर निकलता है। लेकिन कुछ लोअर एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट और जो रेक्टल ट्रैक है, यानी जो रेक्टम है, वो आपस में मर्ज हो जाते हैं। जब वो मर्ज हो जाते हैं तो एक सिंगल ओपनिंग बनती है, और जिसको हम क्लोका कहते हैं। सही है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। किडनी मैंने दिखाया है, यहाँ पर कोशिश की है दिखाने की,
तो किडनी से यूरिन आएगा और ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है और यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड आएगा, यानी एक सिंगल ओपनिंग में ओपन हो रहा है। और ये जो ओपनिंग है ये कहलाती है क्लोकल ओपनिंग, और ये जो डक्ट है ये क्लोका कहलाता है। तो इसी डक्ट में एग भी आएगा, कहाँ से, ओविडक्ट से, यूटेरस से होता हुआ एग आएगा क्लोकल ओपनिंग में, और फिर हैन एग ले कर देगी बाय द पैसेज ऑफ क्लोका। सही है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, ये जो पूरा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ चिक का, ये हमने 3 स्टेजेस में पढ़ना है, 3 स्टेप्स में पढ़ना है। सही है, मेरी कोशिश ये होगी कि पहला स्टेप आज कंप्लीट करवा दूँ। 3 स्टेप्स क्या हैं देखें जी। होगा क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद 24 घंटे तक, 24 आवर्स तक जो एग है वो हैन की बॉडी के अंदर ही होता है। सही है, तो पहले स्टेज में हमने ये पढ़ना है कि हैन में एग में हैन की बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग हैन की बॉडी में है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, यानी विद इन 24 आवर्स। फिर उसके बाद क्या होता है, 24 आवर्स के बाद, तो फर्टिलाइजेशन के 24 आवर्स के बाद हैन ने क्या क्या एग ले कर दिया। अब क्या होगा, अब 24 आवर्स के बाद उसकी डेवलपमेंट हैन की बॉडी के बाहर होगी। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि होता ये है कि एग को, जो एग है उसको टेम्परेचर चाहिए होता है, उसको बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए होता है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब हैन ने एग ले कर दिया तो रूम टेम्परेचर यानी जो एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है वो बहुत वेरिएबल होता है, तो उसको 37 डिग्री तक चाहिए होता है। तो अब क्या होता है, हैन अपनी बॉडी से उसको हीट प्रोवाइड करती है, या फिर देयर आर वेरियस apparatus, वेरियस डिवाइसेस, वेरियस मशीन जिसके ज़रिए से उस एग को हीट प्रोवाइड किया जाता है 21 डेज तक। ये पीरियड कहलाता है इंक्यूबेशन का, राइट, ये पीरियड कहलाता है इंक्यूबेशन का। 21 डेज तक 36 to 38 डिग्री टेम्परेचर पे उस एग को रखा जाता है ताकि उस चिक की डेवलपमेंट हो सके, ये ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने पढ़ना क्या है, पहला स्टेप मैंने बताया कि 24 घंटे के अंदर जो हैन की बॉडी में डेवलपमेंट हो रही होती है वो हमने पढ़ना है। 24 घंटे के बाद क्या होता है, 24 घंटे के बाद को मैंने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला स्टेज है कि भाई डिवीजन हो गई, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन तक। गैस्ट्रुलेशन मैंने आपको कल बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि गैस्ट्रुलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो भाई 3 जर्मिनल लेयर तक की बनने तक क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेज है उसमें हम पढ़ेंगे कि फिर उन 3 जर्मिनल लेयर में फर्दर क्या होता है और न्यूरिलेशन कैसे होती है। सही है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि कंसाइजली और आसान अल्फाज में, आसान तरीके से आपको बता सकूं। तो आज पार्ट 1 है जिसमें हमने 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स उस एग के साथ क्या होता है इनकी बॉडी में वो पढ़ना है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम एग को पढ़ें, हम डेवलपमेंट के प्रोसेस को पढ़ें। एग की स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। ये सेक्शनल कटिंग डायग्राम है, यानी एग को यूं काट के डायग्राम दिखाई गई है। एक एजम्पशन है जिसमें आपको दिखाया गया। देखो भाई, होता ये है कि सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, देखो भाई, जब ओवरी से एग रिलीज हुआ वो कहाँ पर आया, ओविडक्ट में आया। ओविडक्ट में आने के बाद फर्टिलाइजेशन जब हो गई ना, जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो वो जाइगोट बन चुका है। तो होता ये है कि जो एग सेल है, सही है, उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं वेटलाइन मेम्ब्रेन। सही है, वेटलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर इसके यूटीरस पे कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं, एल्ब्यूमिन रिलीज करते हैं। एल्ब्यूमिन क्या करता है, उस एग को, उस पूरे यॉक को, उस एग सेल को सराउंड कर लेता है, और फिर उसके अंदर शेल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो शेल रिलीज करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो एग जो है वो हार्ड शेल के अंदर इनक्लोज हो जाता है। अब यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर पढ़ते हैं ज़रा। देखो भाई, एग का पार्ट, सबसे पहले हम यॉक को देखते हैं। यॉक मेन पार्ट होता है। तो अगर हम एग को देखें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ यॉक। कुछ एग ऐसे होते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद होती है, जैसे चिक के एग जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद है यॉक की, ऐसा एग कहलाता है पॉलीलिसिथल एग। सही है, जो आपकी बुक में भी ये लाइन लिखा है, जो हैन का एग होता है चिक की डेवलपमेंट के लिए, वो पॉलीलिसिथल टाइप होता है। पॉलीलिसिथल यानी उसमें यॉक का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं आपको ज़रा समझाता हूँ यॉक हम बोल किसको रहे हैं। देखो भाई, ये जो ग्रीन से अंदर की चीज़ दिखाई है, ग्रीन वाली जो लेयर है ये वेटलाइन मेम्ब्रेन है। इसके अंदर की जो चीज़ दिखाई है, ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखाई है, एक रेड से दिखाया है, एक ब्लू से दिखाया है। ये जो ब्लू वाला पार्ट है, अगर हम पूरे सेल को देखें तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है सिर्फ ये लिविंग पार्ट है, और बाकी का जो पार्ट है ये नॉन लिविंग पार्ट है, ये फूड स्टोरेज के लिए।
हम इसको कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, या जिसको यॉक कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? यॉक कहा जाता है। यानी ये रेड वाला पार्ट यॉक है, और ये जो ब्लू वाला पार्ट है, सही है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये सेल है, ये साइटोप्लाज्मिक पार्ट है जो कि डिवाइड होगा। सही है, तो इसको हम कहते हैं ब्लास्टोडिस्क। सही है, ब्लास्टोडिस्क कहते हैं या जर्मिनल डिस्क भी कहते हैं। सही है, और क्योंकि ये वो पार्ट है जो डिवाइड होता है तो इसको एक्टिव साइटोप्लाज्म भी कहा गया है। सही है, अच्छा, और जिस रीजन में ये मौजूद होता है इसको कहते हैं एनिमल पोल। ठीक है, अच्छा, और ये जो बाकी का पार्ट है, ये जितना बड़ा यॉक है, देखो इतना छोटा सा एनिमल पोल है, यानी इतना छोटा सा ब्लास्टोडिस्क है, और इतना बड़ा यॉक है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद है यॉक की, तो इस तरह का एग कहलाता है पॉलीलिसिथल टाइप। सही है, अब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी क्यों मौजूद है? क्योंकि जो डेवलपमेंट होती है वो हैन की बॉडी के अंदर नहीं हो रही, हैन ने 24 घंटे के बाद एग ले कर देना है, तो बाकी की डेवलपमेंट बाहर होगी, तो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए होगा कंटिन्यूसली, तो ये प्रोवाइड करने के लिए इतनी ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद होती है यॉक की। सही है, और एक और टाइप है मीजोलिसिथल टाइप, ये मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ आपको और इसका मतलब बता रहा हूँ, इसको मैं डिफाइन एक्सप्लेन नहीं कर रहा अभी। अच्छा जी, मीजोलिसिथल टाइप कैसे एग होते हैं? जिसमें यूँ समझो कि वेजिटेटिव पार्ट और जो एनिमल पार्ट है वो ऑलमोस्ट बराबर होता है। यहाँ पर देखो एनिमल डिस्क जो है, ब्लास्टोडिस्क जो है वो बहुत छोटा है, और जो वेजिटेटिव पार्ट है यानी जो यॉक है वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन मीजोलिसिथल में ऐसा नहीं होता, उसमें ऑलमोस्ट दोनों इक्वल होते हैं। ए लिसिथल में क्या होता है? ए लिसिथल में बिल्कुल नेग्लिजिबल क्वांटिटी में एग यॉक मौजूद होता है। सही है, जैसे ह्यूमन बीइंग, हमारी बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन फीमेल की बॉडी में जो एग प्रोड्यूस होते हैं उस पर यॉक की क्वांटिटी बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होती है। वजह क्या है? क्योंकि ह्यूमन की डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होती है, तो बॉडी के अंदर होती है तो वो जो एम्ब्रियो होता है वो मदर की बॉडी से अटैच होता है, तो फूड की सप्लाई हो, फूड का एक्सचेंज हो, गैसेस एक्सचेंज हो, कुछ भी हो, वो सारी मदर की बॉडी से डायरेक्टली हो रहा होता है, तो दैट्स वाई उसको यॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, अब हम देखते हैं यॉक को सराउंड किसने किया हुआ है? एक वेटलाइन मेम्ब्रेन ने किया हुआ है, जो कि उसको एल्ब्यूमिन से बाकी के पार्ट से अलग रखता है। अच्छा, इसके सराउंडिंग एक स्प्रिंग लाइक प्रोटीन मौजूद है जिसको हम शिलाजा कहते हैं या चिलाजा कहते हैं। सही है, तो ये है जो क्या करता है, जिसने क्या किया हुआ है, इस यॉक की ओरिएंटेशन को मेंटेन रखता है, यानी इस यॉक को सही मूव या डिसलोकेट होने नहीं देता। विद इन एल्ब्यूमिन इसकी ओरिएंटेशन बरकरार रखता है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि भाई अगर मैं किसी चीज़ को यूँ बैलेंस करना चाहूँ तो बिल्कुल बिंड पे आना पड़ेगा, दोनों साइड को बराबर करना पड़ेगा। इन द सेम वे ये यॉक जो है इसके दोनों साइड पे चिलाजा मौजूद है, ये क्या करता है, उसकी ओरिएंटेशन को मेंटेन रखता है। उसके अराउंड क्या मौजूद है? एल्ब्यूमिन मौजूद है। सही है, एल्ब्यूमिन क्या करता है? एल्ब्यूमिन उसको मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट। सही है, एल्ब्यूमिन एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो सही तरह से डेवलप हो सके। और इसके अलावा एल्ब्यूमिन जो है वो रिच इन प्रोटीन्स है। सही है, प्रोटीन रिच सब्सटेंस होता है, तो जिसकी वजह से ऐसे प्रोटीन, ऐसे एंजाइम्स, ऐसे चीज़ें प्रोवाइड करता है जो कि डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी हैं। सही है, उसके अराउंड दो तरह के शेल मौजूद है। जब आप अंडा उबालते हो तो देखते हो कि एक हार्ड शेल होता है, उसके अंदर भी एक बहुत पतली सी जो है एक और लेयर होती है जिसको सॉफ्ट शेल कहा जाता है। ये जो हार्ड शेल है इसको कैल्केरियस शेल कहा जाता है। ये कैल्शियम का बना होता है या प्रोटीन्स का बना होता है। ये जो हार्ड शेल है, ये जो ब्लैक से दिखाया है, उसके अंदर भी एक सॉफ्ट शेल होता है जो दो मेम्ब्रेन पे कंसिस्ट होता है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। सही, ये सॉफ्ट शेल होता है, इसकी स्ट्रक्चर हार्ड नहीं होती। अच्छा जी, इन दोनों सेल के बीच में आप देखोगे एग जब भी देखो, एक साइड जो होती है थोड़ी सी ब्रॉड होती है और एक साइड जो होती है थोड़ी सी थिक होती है, थिन होती है, नैरो होती है। तो ये जो ब्रॉड पार्ट है यहाँ पर इसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक एयर स्पेस मौजूद है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिजर्व रखता है। सही, ऑक्सीजन की रिजर्वेशन करता है। अब एक और बात, ये जो कैल्केरियस शेल है दिखने में हार्ड है लेकिन पोरस होता है, ये आसानी से गैसेस एक्सचेंज होने देता है ताकि ऑक्सीजन अंदर आना, जो भी एक्सचेंज है गैसेस का, उसको इजी बनाता है। होता हार्ड है, प्रोटेक्ट करता है। सही है, तो ये हमारे पास एग की स्ट्रक्चर है। अच्छा, 24 घंटे के बाद हमने एग को लेकर देना है फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे के बाद, यानी बेसिकली फर्टिलाइजेशन से पहले ये सारी चीज़ें भी नहीं होती, सिर्फ इतना पार्ट होता है ये वेटलाइन मेम्ब्रेन तक का। उसके बाद ये सब रिलीज होना शुरू होती है जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है। सही है, अच्छा जी, अब हो क्या रहा है, अब ज़रा प्रोसेस को समझना। जैसे फर्टिलाइजेशन हो गई तो स्पर्म सेल और एग सेल आपस में फ्यूज हो गए, तो एक नया सेल बन गया जिसको हम कह रहे हैं जाइगोट। सही है, जाइगोट। अब याद रखना ये इतने इस पार्ट में, सही है, इस पार्ट में मौजूद है जाइगोट। अब होगा क्या,
इसमें पहली जब डिवीजन होगी जाइगोट का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, एक स्पेसिफिक साइज होता है, जब उसमें डिवीजन होगी तो वो एक सेल था वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, फिर और डिवीजन हो गए, फिर 4 सेल, फिर 6, फिर 8 सेल, फिर 16, फिर 32, इस तरह से मल्टीपल सेल्स उससे बनते रहेंगे। तो बेसिकली जब डिवाइड होता है तो वो सेल क्या हो गया, स्प्लिट हो गया ना, 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेस होता है जो जाइगोट को डिवाइड करता है ये कहलाता है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है काट देना, कट, सही है। तो क्लीवेज क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एक और बात, जाइगोट का साइज जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन जो अंदर बनने वाले सेल होते हैं वो छोटे होते हैं। जैसे कि ये एक सेल है, अब जब ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा तो इसी में 2 सेल बन जाएंगे, फिर और फर्दर डिवीजन होगी, फिर और सेल बनेंगे। तो क्लीवेज के बाद जो सेल बनते हैं, यानी जाइगोट था, जाइगोट में क्लीवेज हुआ। क्लीवेज कैसे होता है, माइटोटिकली, माइटोसिस होती है। तो जब उसमें क्लीवेज होगा तो जो सेल बनेंगे हम उसको कहेंगे ब्लास्टोमेयर। हम उसको क्या कहेंगे, ब्लास्टोमेयर। ठीक है जी, हम उसको क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोमेयर कह रहे हैं। अच्छा, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ब्लास्टोडर्म। सही है जी, यानी ये जो एक सेल है क्लीवेज से, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ये सिंगल सेल क्या कहला रहा है, ब्लास्टोमेयर कहला रहा है। और ये पूरा राउंड स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, ब्लास्टोडर्म कहला रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा क्लीवेज को समझ लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पर ये पार्ट है ना, सिर्फ हम ये ब्लू वाला पार्ट जो है, ये वाला, सिर्फ इसको देख रहे हैं। अभी इस यॉक को इग्नोर करना है आपने। कैसे, क्यों? देखो भाई, यहाँ से सामने से जब देख रहे हो तो ये यॉक भी नज़र आ रहा है, एनिमल पोल भी नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर से जब हम देखेंगे इसको, तो क्या होगा, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट नज़र आएगा और ये पार्ट नज़र नहीं आएगा। जैसे अगर हम सामने से इसको देख रहे हैं तो हमें पूरा नज़र आ रहा है, जब ऊपर से देखेंगे, इसको निकाला ऊपर से देखने लगेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि हमें सिर्फ ये एनिमल पोल नज़र आएगा। तो यहाँ पे ये समझो कि आप इसको ऊपर से देख रहे हो। ऊपर से देखने के बाद जो व्यू होगा ना, वो कुछ इस तरह का होगा। ये एनिमल पोल है और उसके सराउंड यॉक भी मौजूद है, लेकिन हम यॉक को अभी इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है जी, सही है, यॉक भी मौजूद है लेकिन हम यॉक को अभी इग्नोर कर रहे हैं, हम सिर्फ इस ब्लास्टोडिस्क को देख रहे हैं। अब एक और बात ये कि जो हेन में, यानी चिक की डेवलपमेंट के वक्त जो क्लीवेज होता है उसको हम कहते हैं मीरोब्लास्टिक टाइप। मीरोब्लास्टिक टाइप क्लीवेज का मतलब क्या है? मीरोब्लास्टिक टाइप क्लीवेज का मतलब है पूरा यॉक डिवाइड नहीं हो रहा। सही है, पूरा यॉक डिवाइड नहीं हो रहा, वेजिटेटिव पार्ट डिवाइड नहीं हो रहा। डिवीजन सिर्फ कहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है? डिवीजन है सिर्फ और सिर्फ डिस्क तक, ब्लास्टोडिस्क तक रिस्ट्रिक्टेड है। सही है, तो ये कहलाता है मीरोब्लास्टिक टाइप। सही है, अगर जब पूरा यॉक भी डिवाइड हो जाए तो हम उसको कहते हैं होलोब्लास्टिक टाइप, जैसे एनिमल में होता है, क्योंकि यॉक तो कम है ना, जैसे ह्यूमन में होता है, यॉक तो है ही नहीं, एलिसिथल एग है तो वो पूरा ही डिवाइड होता है, तो वो होलोब्लास्टिक कहलाता है। ये मीरोब्लास्टिक है क्योंकि यॉक डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ डिवीजन कितने हिस्से में हो रही है, इतने हिस्से में रिस्ट्रिक्टेड है। क्लीवेज जितने हिस्से में हो रहा है ये हिस्सा डिवाइड नहीं हो रहा। सही है, सिर्फ इतने हिस्से में रिस्ट्रिक्टेड है, बाकी का हिस्सा डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये कहलाता है मीरोब्लास्टिक टाइप। अच्छा, क्योंकि सिर्फ डिस्क में डिवीजन हो रही है ना, तो हम इसको डिस्कॉइडल क्लीवेज कहते हैं। सही है, हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको डिस्कॉइडल क्लीवेज कह रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क ही डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी और फर्दर टाइप है, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा, बस ये याद रखना कि कौन सी क्लीवेज है, मीरोब्लास्टिक टाइप है। और मीरोब्लास्टिक में क्या है, क्योंकि डिस्क डिवाइड हो रहा है तो हम इसको डिस्कॉइडल क्लीवेज कहते हैं। सही है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब जरा क्लीवेज को देखते हैं। देखो भाई, हम ऊपर से देख रहे हैं ना, ये ऊपर का टॉप व्यू है, ये ऊपर से, यहाँ से देख रहे हो आप ऊपर से। पहले जब आप यूँ देख रहे हो तो ये पूरा नजर आ रहा है, जब टॉप व्यू से देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर का पार्ट नजर आ रहा है। जस्ट लाइक दैट कि एक बंदा यूँ गंजा है यहाँ से, तो सामने से थोड़े थोड़े बाल हैं उसके, तो आप सामने से देखोगे तो उसकी जो टिंड है वो नज़र नहीं आएगी। छत से चढ़ के देखोगे तो आपको पूरा उसका चांद नज़र आ रहा होगा। सही है, तो इन द सेम वे आप यूँ समझ लो, हालांकि यहाँ थोड़े थोड़े से बाल भी नज़र आएंगे। जस्ट लाइक दैट कि आप शहबाज शरीफ को सामने से देखोगे तो उसके थोड़े थोड़े बाल नज़र आते हैं, ऊपर से देखोगे तो वो पीछे गंजा नज़र आएगा। तो इसी तरह से बेसिकली होगा क्या, जब आप यहाँ पर देखोगे ना, तो ये आपको जो पार्ट नज़र आ रहा है वो क्या है, वो ब्लास्टोडिस्क नज़र आ रहा है। समझ में आ गई? एक गंजे इंसान को ऊपर से देखोगे तो उसकी जो टिंड नज़र आती है वो ब्लास्टोडिस्क है, और उसका जो बाकी का हेयर है वो यॉक है। सही है, हमने सिर्फ और सिर्फ टिंड पे फोकस करनी है, यानी हमने सिर्फ और सिर्फ ब्लास्टोडिस्क पे फोकस करना है। अब होगा क्या, पहली जो क्लीवेज होगी वो बिल्कुल बीच से होगी, ऊपर से वर्टिकली। सही है,
तो होगा क्या, सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ये दो हिस्से बन गए। सही है, ठीक है। दूसरी जो क्लीवेज होगी, पहली क्लीवेज के बिल्कुल 90 के एंगल पे होगी। सही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी सेम प्लेन पे। यानी अगर पहले यूं क्लीवेज हो गई, यूं कट गया सेल, तो दूसरा यूं कटेगा। जैसे कि आप ऑरेंज लो, कीनू लो, उसको पहले यूं काटो तो दो हिस्से हो गए उसके, फिर यूं काट दो तो चार हिस्से हो जाएंगे। तो पहली क्लीवेज के बाद दो हिस्से हो गए थे, जब दूसरी क्लीवेज होगी तो चार हिस्से हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक रफ से डायग्राम बनाने की कोशिश की है, चार सेल बन जाएंगे। सही है। आप अब उसी ऑरेंज को एज्यूम करो, पहले आपने ऑरेंज लिया, ऑरेंज को पहले यूं काटा, यूं काटने के बाद यूं काटा तो चार हिस्से हो गए। अब आप उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में काटो, अभी आपने वर्टिकली काटा था, चाहे ऐसे और ऐसे वर्टिकल काटा था, अब आप उसको हॉरिजॉन्टल काटो तो क्या होगा, ऊपर चार नीचे चार, आठ हिस्से हो जाएंगे। इसी तरह से जस्ट लाइक दैट कि अगर आप इसको यूं काट दो, पहले आपने देखो एक पूरा राउंड मास था, क्लीवेज हुई, दो सेल बन गए, दो सेल बनने के बाद फिर एक और क्लीवेज हुई वर्टिकल पे, यहाँ चार सेल बन गए। सही है। तो ये चार सेल को जब हम यूं देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लेयर हमें नजर आ रही है। अब इसको जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्लीवेज हुई तो क्या हुआ, आठ सेल बन जाएंगे। सही है, बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने आपके कीनो की एग्जांपल ली, आप उसको काट के देखोगे वो 8 सेल बन जाएंगे। लेकिन यहाँ तक, यानी जो थर्ड क्लीवेज होती है, यानी फर्स्ट क्लीवेज, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये यूनिफॉर्म होती है। यहाँ पे सेल की डिवीजन बिल्कुल यूनिफॉर्मली हो रही होती है। अच्छा, और एक और बात, जो सेल बन रहे हैं क्लीवेज के बाद उसको हम ब्लास्टोमेयर कह रहे हैं। तो ब्लास्टोमेयर बिल्कुल एक जैसे होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। लेकिन थर्ड क्लीवेज के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो होती है वो बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म होती है। बिल्कुल हर जगह से सेल डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, हर सेल डिवाइड, यानी जो 8 सेल हैं उन 8 सेल में कंटिन्यूअस डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है, एक राउंड कॉम्पैक्ट मास बन जाता है। सही है, क्या बन जाता है, एक राउंड कॉम्पैक्ट मास बन जाता है सेल का, जो कि शहतूत के फल के जैसा होता है। सही, शहतूत के फल जैसा होता है, जिसको हम मैलबेरी कहते हैं, जिसको उसी मैलबेरी से इसको रिजेम्बलेंस दी गई है और इसका नाम रखा गया है, इस स्टेज का नाम रखा गया मोर्यूला। यानी एक राउंड सा मास है जिसमें छोटे छोटे से सेल्स मौजूद हैं। सही है, जिसमें राउंड मास है, उसमें छोटे छोटे से सेल्स मौजूद है। हम उस मास को, उसको कह रहे हैं, उस स्टेज को कह रहे हैं मोर्यूला। सही है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक चीज़ें होती है, यहाँ पे थोड़ी सी साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन होती है। मैं आगे पढ़ाऊंगा साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन का मतलब क्या है, अभी सिर्फ वर्ड याद रखो, इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे दूंगा। सही है, अभी सिर्फ वर्ड याद रखो। होगा क्या, जिसकी वजह से सेल में स्प्लिटिंग हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगा सेल। सही है, सेल में स्प्लिटिंग हो जाएगी, कॉम्पैक्शन, जिसकी वजह से होगा क्या, बीच में एक कैविटी अपेयर हो जाएगी, बीच में एक गड़ा बन जाएगा। सही है, जब कैविटी अपेयर हो गई तो ये जो बीच में कैविटी अपेयर हुई है इसको हम कहेंगे ब्लास्टोसील। सही है, हम इसको कहेंगे ब्लास्टोसील। समझ में आ रही बात। यानी पहले मोर्यूला क्या था, मोर्यूला एक कॉम्पैक्ट मास था। सही है, मोर्यूला एक कॉम्पैक्ट मास था। अब क्या हुआ, अब बीच में कैविटी आ गई, ये कैविटी कहलाती है ब्लास्टोसील। ठीक है जी, और ये स्टेज कहलाएगा, जब कॉम्पैक्ट मास था हम उसको मोर्यूला कह रहे थे, और ये जो स्टेज है ये स्टेज कहलाएगा ब्लास्ट्यूला। सही है, ब्लास्ट्यूला में ब्लास्टोसील मौजूद होता है, यानी कैविटी, सील का मतलब है कैविटी, और ब्लास्टो यानी उसके स्टेज से नाम रहे, उसके सेल्स को कह रहे होते हैं। अच्छा, जब कैविटी हो गई तो दो स्टेजेस बन गए, एक ऊपर का सेल बन गया क्योंकि बीच में से स्प्लिट हो गया ना, बीच में से फट गई है सेल, बेसिकली एक्चुअली फटी नहीं है, मतलब साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन की वजह से बीच में एक गैप बन गया है ब्लास्टोसील का, यानी एक कैविटी अपेयर हो गई है। तो जो ऊपर वाला सेल है हम उसको कहते हैं एपीब्लास्ट। सही है, ऊपर वाले सेल को एपीब्लास्ट कहते हैं। ब्लास्ट इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है, एपी का मतलब है अबव, एपीब्लास्ट। और नीचे वाले जो सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट, हाइपो यानी लोअर, यानी ब्लास्टोसील है बीच में, ऊपर वाले एपीब्लास्ट, नीचे वाले हाइपोब्लास्ट। ठीक है जी, ये हो जाता है, ये कहलाता है ब्लास्ट्यूला। सही है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखना, यहाँ तक ये पूरे स्टेज को होने में 24 घंटे का टाइम लगता है। इसके बाद हेन ने एग ले कर देना है। सही है, हेन ने क्या करना है, एग ले कर देना है, और उसके बाद की जो डिवीजन होती है वो एग ले करने की बात होती है। लेकिन एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इसी ब्लास्ट्यूला के स्टेज में होगा क्या, ज़रा यहाँ पे गौर करो अगर आप, तो यहाँ पे क्या है, जो एनिमल पोल है वो उसके साथ बिल्कुल चिपका हुआ है। सही है, जो एनिमल पोल है वो यानी जो ब्लास्टोडिस्क है वो वेजिटेटिव पार्ट यॉक के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है।
उसके बाद क्या होगा, मैं ज़रा ये डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे बनाता हूँ जस्ट लाइक दैट, कि ये था यॉक पूरा, सही है, ये पूरा यॉक था और ये इससे ऊपर मौजूद था यहाँ पे ब्लास्टोडिस्क, सही है, यहाँ पे ऊपर क्या मौजूद था, ब्लास्टोडिस्क। अब क्या होगा, अब ज़रा समझना इस चीज़ को, ये इससे सेपरेट होना शुरू हो जाता है, सही है, जो ब्लास्टोडिस्क है वो क्या करेगा, वो इससे किस चीज़ से, यॉक से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस सेपरेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे भी कैविटी, एक गैप प्रोड्यूस हो जाएगा, सही। अब ज़रा समझो, यहाँ पे पूरा सेपरेट नहीं होगा, ये नहीं है कि अलग हो जाएगा, होगा क्या, इससे सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता अलग होना शुरू होगा, जिसकी वजह से दो रीजन बन जाएंगे। एक रीजन ऐसा होगा जहाँ से वो सेपरेट हो चुका, सही है, ट्रांसल्यूसेंट रीजन है, यहाँ से लाइट पास हो सकती है, तो ये रीजन कहलाता है जहाँ से सेपरेशन हो चुकी है, ये कहलाता है एरिया पेलुसिडा, सही है। और इसके अलावा दो रीजन ऐसे हैं जहाँ से अभी सेपरेशन नहीं हुआ, ये एजेस जो हैं यहाँ से अभी भी चिपका हुआ है, ये कहलाता है एरिया ओपेका, ठीक है जी, ये कहलाता है एरिया ओपेका। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्या हुआ, ब्लास्टोडिस्क जो था वो यॉक से सेपरेट होना शुरू हुआ, जो जब सेपरेशन हुई तो वो कंप्लीट अलग नहीं हुआ, लेकिन स्टिल कुछ पार्ट जो थे वो उससे अलग हो चुके हैं, तो जो पार्ट अलग हो चुके हैं, जो बीच में गैप बन चुका है, वो गैप वाला एरिया कहला रहा है एरिया पेलुसिडा, और जो जहाँ से जो जंक्शन एरिया है, जो जॉइंट है, वो ये दो जॉइंट जो है ये कहलाता है एरिया ओपेका, ठीक है जी। आज का जो लेक्चर है हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर हम इसको एंड करते हैं। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी, यानी आज तक जो हमने पढ़ा है वो क्या है, ये वो पार्ट है, ये वो डेवलपमेंट है जो हैन की बॉडी के अंदर हुई है, उसके बाद हैन ने एग ले किया, और उसके बाद की जो डेवलपमेंट होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, टॉपिक समझ में आया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।